जय भारतम, जय श्री राम। सभी लोग दीर्घायु हो, यशस्वी हो, मस्त रहो, खिलखिलाते रहो। स्टडी एड एक्शन में बहरहाल सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को ये बता दूं कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से एक बार नहीं, बार बार नहीं, हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो कुछ विशेष बिंदुओं पे हम लोग बात कर लें जिससे हर बार क्वेश्चन दिखता है। चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी, कहीं का भी कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक्चुअली ये तुम्हारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और स्टार्टिंग यहीं से हम लोग करते हैं। तो देखो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन अगर हम लोग पढ़े तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूरोपियों के साथ हमारा जो रिश्ता है कोई आज का नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हम लोगों के रिश्ते थे। हम लोग मेसोपोटामियन से सिविलाइजेशन से देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के व्यापारिक रिश्ते थे, यानी कि हम लोगों के रिश्ते पहले से थे। लेकिन बात यह है कि रिश्ता जो था वो स्थलीय मार्ग से होता था। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसा आपको दिख रहा है तो हम लोग भारत दिख रहा होगा, भारत से हम लोग कहाँ जाते थे? पाक से कहाँ जाते थे? अफगान से कहाँ जाते थे? इराक से कहाँ जाते थे? ईरान में यहाँ जाओगे तो यहाँ एक जल संधि है, इसको बोलते हैं फास्फोरस की संधि। ये फास्फोरस की जल संधि है। जल संधि, ऊपर काला सागर है, नीचे मरमरा सागर है, और इधर ही स्टार्ट हो जाता है टर्की, और टर्की से चालू हो जाता है यूरोप। यानी पहले भी व्यापार करते थे सारे लोग, लेकिन व्यापार जो होता था तो पहले स्थलीय मार्ग से होता था। भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, और तब पाकिस्तान भारत में ही था। और उसके बाद फास्फोरस की जल संधि द्वारा टर्की चले जाते थे, और टर्की के बाद पूरे यूरोप में चला जाता था। कहानी हुई कब? कहानी एक हुई तुम्हारी 1453 में। अग्नि पूरे विश्व के इतिहास के परिपटल को बदलने में, हम तुमको एक चीज बताते हैं, आप इसको गांठ बांध लीजिएगा। कोई युद्ध कितना इंपॉर्टेंट है ये कोई मतलब नहीं रखता, कितने लोग मारे गए नहीं इंपॉर्टेंट रखता। उस युद्ध की जो परिचित आती है, यानी उस युद्ध का जो परिणाम आता है भविष्य में, वो किस तरीके का रेखांकन करेगा, ये उस युद्ध की विशेषता को बताता है। कोई युद्ध हो और बहुत बड़ा युद्ध हो, बहुत मास लोग मारे जाएं, पर उसका अगर कोई भविष्य में उससे किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता तो उस युद्ध का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। इसी तरीके से जैसे वार ऑफ प्लासी हम लोग देख लें तो वार ऑफ प्लासी में कौन लड़ा? कोई लड़ाई नहीं, एक षड्यंत्र था। वार ऑफ प्लासी में तुम्हारे कलायू ने पूरे तरीके से नवाब सिराजुद्दौला के सारे सेनापति को हैक कर लिया। अंत में कोई युद्ध ही नहीं हुआ, पर हम उसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? युद्ध जैसी कुछ कहानी थी नहीं उसमें, पर वो पहला पॉइंट था जहां से तुम्हारे यूरोपीय ट्रेडर टू रूलर में कन्वर्ट हुए, जहां वो व्यापारिक से धीरे धीरे प्रशासक में कन्वर्ट हुई। यानी उस युद्ध का जो भविष्य में मूल्यांकन किया जाए तो बहुत बड़ा आया, इसलिए हम उसको युद्ध में पढ़ते हैं। ऐसे दुनिया में अगर टॉप मोस्ट का युद्ध रखा जाए जिससे पूरी दुनिया बदल गई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध होता है 1453 का। ये 1453 का वो युद्ध है जब तुम्हारे उस्मानिया एम्पायर जो था उसने बेजेंटाइन एम्पायर को हरा दिया। यानी कि जो तुम्हारा रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर जो ईसाइयत का था, उसको जब उस्मानिया एम्पायर हरा दिया तो इस्लामीकरण कर दिया। और जब इस्लामीकरण कर दिया तो यूरोप वालों का भारत के साथ जो लैंड रूट से भी व्यापार होता था, ये पूरा रास्ता बंद हो गया। तो 1453 में जब तुम्हारे उस्मानिया एम्पायर ने बेजेंटाइन या रोमन एम्पायर को हरा दिया तो मुसलमानों का कब्जा हो गया उस रूट पर जिससे भारत लोग व्यापार करते हुए यूरोप के साथ जाते थे। ईसाइयों को जब व्यापारिक बाधा पैदा हो गई किसके साथ? भारत के साथ, तो उन्होंने सोचा कुछ इसके लिए सब्स्टिट्यूट्स पैदा करते हैं। और सब्स्टिट्यूट के लिए आप लोगों ने देखा कि कई साइड कंट्रियों ने प्रयास किया, पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो देशों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। तो अगर भारत में कहा जाए कि ये लोग आए क्यों, तो भारत में एक्चुअली आपको पता होगा कि यूरोप का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, और उस समय रेफ्रिजरेटर आज का जैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य आप देख रहे हैं ऐसा तो था नहीं। खाने के संसाधन बड़ी सीमित हुआ करते थे। वो लोग मांस खाना, चूंकि ठंडे इलाके में ब्लबर और फर होना जरूरी है, थिकनेस होना जरूरी है, तो लोग मांस का सेवन करते थे। मांस को प्रिजर्व करने के लिए, उसको टेस्टी बनाने के लिए उनको मसालों की बड़ी ज़रूरत होती थी। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का सॉयल, वहाँ का फ्लोरा फौना ऐसा नहीं था कि वहाँ बहुत अच्छे मसाले पैदा हो पाए। मसाले मुख्यतः देखा जाए तो इंडोनेशिया और भारत इसके लिए बड़ा फेमस था, इसलिए भारत के लिए वो मुख्य रूप से मसालों के व्यापार के लिए इधर आए थे, प्लस टेक्सटाइल के लिए। तो उन लोगों ने सोचा, तो उधर कई लोगों ने चले भारत की तरफ कि चलो कोई वाटर रूट खोजते हैं। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि भारत की खोज होने नहीं जा रही है। भारत को मैंने कहा बहुत व्यापार पुराने समय से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लगभग आज के 4000 साल पहले से वो लोग यूरोप वाले एक दूसरे से यूज टू हैं।
हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब स्थलीय मार्ग बंद हो गया तो वाटर मार्ग की जो खोज हुई उस पर बात होने चल रही है। तो अलग अलग यूरोपियन कंट्री धीरे धीरे भारत में आए, जिसको हम PDVDF के नाम से कह सकते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, और फिर डेनिश आए, और फिर फ्रेंच आए। इस तरीके से ये सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले पुर्तगाल जो कंट्री है वहां का एक राजा था जिसका नाम था हेनरी। उसका पूरा नाम था हेनरी द नेविगेटर उसकी टाइटल थी। और वो खुद ही बहुत अच्छा नाविक था, तो कई बार यहाँ यूरोप से निकलता था और यहाँ तक आता था, अफ्रीका पर इधर चलता था, और यहाँ के जो कोस्टल एरिया इसका मैप बना रखा था। इसके बाद वो इसके आगे नहीं बढ़ा, तो उसने कहा भाई कोई अच्छा नाविक जाओ जो भारत के लिए वाटर रूट खोजो। तो एक नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज। इसने कहा भाई हम कर देंगे खोज। तो हेनरी द नेविगेटर ने कहा भाई जाइए, और ये यहां से निकला पूरा जहाजी बेड़ा लेकर, ये यहां तक आ गया। इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप यहां तक वो आया, पर अब इसको यहां से लेकर इंडिया यहां दिख रहा है। उसको इस ओशियन में जाना था, यहां उसकी हिम्मत टूट गई और फिर वो यहां से रिटर्न हो गया। तो केप ऑफ गुड होप तक की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने की, पर उसके बाद हिम्मत उसकी टूट गई। वहां का शासक भी बदल गया। जो तुम्हारा हेनरी द नेविगेटर था उसके जगह पर एक नया शासक आ गया जिसका नाम था एमेनुअल शासक के टाइम में एक नया पुर्तगीज नाविक, उसने कहा भाई हम खोजेंगे। इसके पहले आपको पता होगा 1492 में स्पेन से एक नाविक निकला जो फ्लोरेंस का रहने वाला था, इटली का, पर उसको हायर किया स्पेन वालों ने। कहा भैया आप जाइए भारत का रास्ता खोजिए। और जैसे वो यहाँ से निकला तो उसको आना इधर था, वो रूट डाइवर्ट हो गया और इधर 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 आके यहाँ खोल दिया। तो तुम्हारा ये जो कोलंबस है वो 1492 में आपको पता है कि उसने अमेरिका की खोज कर दी। निकला था भारत की खोज करने पर, गलती से वो निकल गया पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर होते हुए कहाँ चला गया? उसने अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका के बारे में दुनिया को भी बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए इसको न्यू वर्ल्ड नाम दिया गया। और भारत के बारे में सब जान रहे हैं, वाटर रूट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में 1498 में 97 में नियर अबाउट में वो एक आदमी निकला जो हाँ ये कब निकला था बार्थोलोम्यू डियाज? तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। 1487 में निकला था और 88 में पहुंचा था, 1488 में। फिर उसके बाद तुम्हारे निकले कौन? वास्को डी गामा एमेनुअल फट से इजाजत लिए। उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ से उनको अब्दुल माजिद करके एक उनको जो तुम्हारे गुजरात का नाविक था वो सहायता देता है। और उसके बाद वो पूरा यहाँ आ गए, केरल के कालीकट पे आ गए। जमूरीन यहाँ का राजा था, उन्होंने उनका मोस्ट वेलकम किया। इस तरीके से पहला तुमने देखा कि वाटर रूट की खोज किसने की? तो वाटर रूट की खोज पुर्तगीज ने की। पुर्तगीज यहाँ से यहाँ आए और फिर वास्को डी गामा यहाँ से कालीकट पहुंचा, कालीकट। वहां का शासक कौन है? जमूरीन, वो उसने स्वागत किया। अब्दुल जो माजिद है उसका इन्होंने सहायता ली। इस तरीके से 1498 में देखा जाए तो एक वाटर रूट की खोज हो गई। मसाले लेकर ये लोग गए, बहुत तरीके से उन्होंने वहाँ धनार्जन किए और यहाँ काफी दिन तक बने रहे। ये लोग काफी दिन तक बने रहे। आप देखेंगे इसके बाद कार्नेली दी हस्तमान आता है। कार्नेली दी हस्तमान 13 जहाज लेकर आता है, अरब वाले जितने व्यापारी थे उनको हराता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वास्को डी गामा फिर से आता है 1502 में, कोचीन में व्यापारी फैक्ट्री खोलता है। आप देखते हैं कि यहाँ तुम्हारा अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो पहला वो तुम्हारा था गवर्नर पुर्तगीज, वो आता है। उसको रियल जो तुम्हारा सबसे पहले देखा जाए तो पहला गवर्नर इनका कौन आता है? तो डी अल्मीडा, ये इनके पहले गवर्नर थे। अगर बात करूं तो तुम्हारे पुर्तगीज का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? डी अल्मीडा। पर वास्तविक गवर्नर हम कहते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे ब्लू वाटर पॉलिसी को पूरे तरीके से लगाया। इसने 1511 में मलक्का को जीत लिया, 1515 में इसने हरमुज को जीत लिया। इस तरीके से आप देखा जाए तो पुर्तगीज में सबसे पहले खोज किसने की? तो तुम्हारे वास्को डी गामा ने की। कब की? 1498 में की। उसके बाद कार्नेलियस डी हस्तमान आया। फिर कौन आया? फिर तो मैंने कहा पहला तुम्हारा जो गवर्नर था डी अल्मीडा आया। डी अल्मीडा के बाद कौन का आया? अल्बुकर्क आया। और इस तरीके से लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ स्टेबल हो गए।
व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ रहने लगे। लेकिन इनके साथ दिक्कतें कुछ आगे चल के हुई, क्योंकि ये धनार्जन तो बहुत कर रहे थे पर इनका कोई दुश्मन नहीं था। इन्होंने अपने सैन्य प्रसाधन को उतना अच्छे तरीके से नहीं डेवलप किया, और जब सैन्य प्रसाधन को अच्छे से नहीं डेवलप किया तो आप कुछ समय बाद जब डच आए तो डच यहाँ 1605 में आए। डच कब आए? 1605 में आए। मछलीपट्टनम में अपनी कोठी खोली और इनके साथ विवाद इनका गहराता गया और कई जगह पर लगातार डच द्वारा डिफीट किए गए। कौन? पुर्तगीज। तो पुर्तगीज पूरे तरीके से यहाँ डिफीट किए गए। और डच की अगर मैं बात करूं, अब पुर्तगीज को पहले तुम समझ लो काय कब 1498 में, फिर उसके बाद जब इनका डच से डिफीट हुए, फिर इसके बाद इनका अंग्रेजों से बहुत सारे युद्ध हुए और अंततः इन्होंने 1661 में अपनी जो राजकुमारी थी कैथरीन द्वितीय की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर दी। और अंततः अगर इनके जाने की बात किया जाए तो ये गए बहुत लास्ट में। ये गोवा छका के बैठे थे। जब ऑपरेशन विजय चलाया गया तो ये 1962 में जाके 1961 में हम लोगों ने ऑपरेशन विजय चलाकर इनको भगाया। तो ये गए कब? सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे कौन? तुम्हारे पुर्तगीज। डच की बात करूं 1605 में आए और ये बहुत तरीके से स्टेबल किए। इन्होंने देखा जाए तो पुर्तगाल को लगभग डिफीट कर दिया। पर जब इसके बाद ब्रिटिशर्स आए तो इनके साथ इनका युद्ध हुआ एक तुम्हारा 1759, जिसको हम बोलते हैं बेदरा का युद्ध। और इसमें अंग्रेजों ने इनको बुरे तरीके से हरा दिया। इसके बाद इनकी पेरिस की संधि हुई। किसके साथ? पेरिस की संधि हुई अंग्रेज के साथ। कब हुई? तो 1795 में हुई। और 1824 में ये भी पूरे तरीके से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या किए? चले गए। तो पुर्तगाल आए, फिर डच आए 1605 में। और इनका जो पहला गवर्नर था उसका नाम था कार्नेलियस डी हस्तमान या हाउटमैन। ये किसका नाम था? डच वाले का। ठीक। ब्रिटिशर्स की थोड़ी सी बात कर लूं तो ब्रिटिशर्स कंपनी जो बनी वो 1599 में 217 व्यापारियों ने बनाई, जिसको बोलते थे मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस। और ये लोग कब आए? तो ये लोग 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आए, जिस समय यहाँ राजा हुआ करता था मुगल जहांगीर। और जहांगीर के सामने कैप्टन हॉकिंस कई प्रकार की भाषाएं बोला। उसको डच भी आता था, उसको फ्रेंच भी आता था, उसे इंग्लिश भी आता था, उसे अरबी भी आता था, फारसी भी आता था। इससे बड़ा खुश हुआ और उसने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी और अंततः इसको कारखाने लगाने की इजाजत भी दे दी। सूरत में दे दी, पर आप देखते हैं कि सूरत में कारखाना जब लगाने गया तो इनका विवाद हो गया पुर्तगीज से और वहां कारखाने नहीं लग पाए। अंत में इन्होंने मछलीपट्टनम में अस्थायी तौर से लगाए और बाद में इन्होंने 1612 में एक युद्ध लड़ा पुर्तगीज